हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला कि हाउ टू चूज ए बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि हम कैसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप ये अगर 8 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे नंबर वन में जो आता है वो आपका डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। जी हाँ, देखिए आप अपना फाइनेंशियल गोल पहले डिफाइन कर लीजिए। मतलब आप पहले जान लीजिए कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से ही एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज करके ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ही कम है। मतलब आप सोच रहे कि यार नहीं, मुझे 3 से 5 साल के बाद पैसे इमीडिएट चाहिए और मुझे कुछ चीजें करनी है। जैसे मान लीजिए घर बनाना है, मुझे कोई वैकेशन पे जाना है, कहीं पे जाना है, तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका अगर टाइम फ्रेम बहुत छोटा है तो आप उसी के हिसाब से क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर कैटेगरी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कम टाइम फ्रेम है तो आप रिस्क कम लेते हैं। तो रिस्क कम लेने के मतलब आप लार्ज कैप फंड में पैसा लगाते हैं। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनीज का फंड है। उसके बाद अगर आपके पास रिस्क और थोड़ा ज्यादा लेने की एपेटाइट है, मतलब मान लीजिए आप 7 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है और आपको 7 साल तक पैसे नहीं चाहिए, तो तब आप इसमें मिड कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर बस टाइम फ्रेम और भी ज्यादा है तो आप 10 ईयर्स, अगर मान लीजिए 10 to 15 ईयर्स, तो अपना स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन रहता है, सारा पैसा आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप पैसा मत लगाइए। प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके ही पैसा लगाइए और लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करिए, मतलब अपना पोर्टफोलियो में। और स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड वो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप 30 से 40% तक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट है तो 20 से 30%। अगर आप बहुत ही कम रिस्क टेकर है तो 10% तक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से अपने रिस्क एपिटाइट देख के ही इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड होता है एक्सेस योर रिस्क टॉलरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि आप रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, तो सेकंड पॉइंट यही होता है। तो आप अपने इनकम के हिसाब से, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको पैसे, मतलब मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्ट की बात करते हैं ना तो आप बेकार का ही पैसा लगाइए। क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो ये नहीं कि आपने लॉस में, इमरजेंसी टाइप में लॉस में ही सेल कर दिया और अपने पैसे निकाल लिए। तो ये जो चीजें है ना, लॉस आपको होना नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा है और आपको बेकार का पैसा आप लगा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है लॉन्ग रन में। तो इसके साथ ये भी आपको रिस्क टॉलरेंस भी देखना बहुत जरूरी रहता है। नंबर 3 में आता है रिसर्च म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली हमें म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। तो क्या क्या पॉइंट हमें रिसर्च करना चाहिए? तो सबसे पहला जो है वो आपका फंड टाइप। फंड टाइप मतलब जैसे मैंने बताया, लार्ज कैप फंड है तो आपका टाइम फ्रेम कम है तो आप लार्ज कैप फंड या फिर हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं, या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा है, तो आप 5 साल से ज्यादा या 7 साल से ज्यादा, तो आप मिड कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास और भी ज्यादा 10 साल तक है तो आप स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ये रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड हो गया परफॉर्मेंस हिस्ट्री। आप एक म्यूचुअल फंड को जब सिलेक्ट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखिए। पास 5 से 3 साल का रिटर्न देखिए, 1 साल का रिटर्न देखिए, 5 साल का रिटर्न देखिए, फिर 8 साल का रिटर्न, फिर 10 साल का रिटर्न। तो ये जो टोटल 4-5 साल, मतलब जो चीजें मैंने बताई, इस पर्टिकुलर साल का आपको रिसर्च करना जरूरी है कि कितना रिटर्न है। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली इसको भी कंसिडर आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप फंड मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, वो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको उनको फीस देनी पड़ती है। तो वो चीजें भी आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड में, तभी आप उस म्यूचुअल फंड को कंसिडर करें। 1% से ज्यादा आप वो मत कंसिडर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है 1% से ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद हो गया फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंड मैनेजर्स ही आपको रिटर्न दिलवाते हैं, उन्हीं का ही रिसर्च आपको रिटर्न दिलवाता है। तो फंड मैनेजर अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो रिटर्न मिलने के थोड़े ठीक ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो उनका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये थोड़ा आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया फंड साइज। तो फंड साइज बेसिकली आपको आपको पता होगा, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको ये भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर फंड साइज कम है, मतलब एयूएम कम है, लोग उस पे पैसा बहुत ही कम इन्वेस्टेड है, तो वहां पे लिक्विडिटी की इश्यू आ जाएगी। लेकिन अगर एयूएम साइज ज्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पे कभी कभार क्या होता है, फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तो वो बीच में वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, कभी कभार इश्यू आ जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको कंसिडर करना जरूरी है।
तो आप इन चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बताया, अगर आपको जो फंड है 10 साल पुराना है तो आपको 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में बेस्ट एयूएम साइज माना जाता है, फंड साइज माना जाता है। उसके बाद नंबर फोर्थ पे आता है हमारा कंसिडर योर टैक्स इम्प्लीकेशन। जी हाँ, ये जरूरी है, टैक्स आपका कितना कटता है और जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको प्रॉफिट पे कितना टैक्स बनता है, तो ये आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि टैक्स अगर नहीं बचाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब आप देखिए, आपका मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स नहीं दीजिए, लेकिन टैक्स अगर आप बचा सकते हैं, अगर आपकी सैलरी इतनी है कि 10 लाख तक है, 9 लाख तक है, पैकेज है आपका एलपीए, तो तब तक आप टैक्स तो बचा ही सकते हैं। तो आप तब क्या है कि आपका पैसा ना गवर्नमेंट में टैक्स में जाने से अच्छा आप यहाँ पे कहीं ईएलएसएस फंड में चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां पे भी ऐसा फंड ले सकते हैं कि मतलब जिसमें आपको टैक्स ना देना पड़े। तो ये तब आप उसके हिसाब से भी देख के अपना टैक्स कम कटवा के आप थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका पैकेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है बहुत से, तो आप टैक्स तो देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, वहां से आप टैक्स से बचिए मत, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टैक्स भरना बहुत जरूरी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर अपना प्रॉफिट भी करवा सकते हैं, जब अगर आपके पास पैकेज कम है, तो आप क्यों ना करवाए। और आपको सरकार भी फैसिलिटी दे रही है, जैसे होम लोन पे आपको 2 लाख तक का छूट है। उसके बाद आपको सेक्शन 80C में आपको अगर कोई एलआईसी का फंड लेते हो या फिर कोई ईएलएसएस फंड लेते हो, तो आपको 1.5 लाख तक की छूट है। तो ये सब का फायदा क्यों ना उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद दे रखा है। तो ये चीज को भी आपको कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 में आता है आपका रीड द फंड प्रोस्पेक्टस। बेसिकली आपको लास्ट के 10 इयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। इसका सेक्टरल एलोकेशन, इसका मार्केट कैपिटल कितना परसेंटेज किस पर्टिकुलर कैटेगरी में इसका पैसा लग रखा है, ये सब चीजें आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नंबर 6 है आपका चेक रेटिंग्स एंड रिव्यूज। जी हाँ, आप रेटिंग्स और रिव्यूज के बारे में भी चेक करिए कि मतलब इसमें कितने स्टार मिल रखे हैं। ये फंड कितना रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके, मतलब रिस्क को एडजस्ट करके आपको रिटर्न देता है। तो ये चीजें आपको सब चीजें चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। नंबर 7 है आपको डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चूज करिए। ये नहीं कि आपके पास टाइम फ्रेम अगर 10 साल है तो बोले यार मैं बस बहुत ज्यादा साल है, मैं 100% स्मॉल कैप फंड में लगा दूंगा पैसा। तो वहां पे आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और बेवकूफी कर रहे हैं। क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो है ना, जो बढ़ता जितनी तेजी से गिरता भी उतनी तेजी से। अगर मार्केट में मान लीजिए 10th ईयर में, आपने 10 साल का टाइम फ्रेम है और 10th ईयर में कोई पैंडेमिक आ गया या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो वहां पे जब मार्केट गिरता है ना, तो वहां पे लार्ज कैप फंड अगर 10 से 20% गिरेगा, तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड आपका 40 से 50% गिरेगा। तो ये तो मैं आपको अनुमान लगा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप रिस्क टेकर ज्यादा है, तब भी आप 40% या 30 से 40% से ज्यादा आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिए, और प्रॉपर डाइवर्सिफाई करिए। लार्ज कैप में लगाइए, अपना फ्लेक्सी कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए। तीन चार जो कैटेगरीज है उसमें सारा डाइवर्सिफाई करके ही लगाइए पैसा, तो कोई एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग रन में। नंबर 8 में आता है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, और पर्टिकुलर फंड कितना आपको रिटर्न दे रहा है, हर साल कितना देता है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका 2 साल मिनिमम अगर आप फंड को दे रहे हैं तो उतने में जज मत करिए। 2 साल के बाद अगर आपका रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप उसके बाद तो फंड से एग्जिट मार लीजिए। लेकिन 2 साल तक आप इसको टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने खुद दे रखा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मैंने 1 से 1.5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था, और मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा ऐसे नीचे जा रहा था। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है, एसआईपी कर रहा हूँ, हर महीने एसआईपी कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है। मैं परेशान हो गया था, मैंने 1 1.5 साल तक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद देखा तो वो फिर बढ़ने लगा, वो बहुत तगड़े फोर्स से बढ़ रहा था। तो अब देख रहे ये एसआईपी की पावर होती है। लमसम में से थोड़ा दिक्कत रहता है स्मॉल कैप फंड में, इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ लमसम मत करिए। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये 8 पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया मेन मेन। ये अगर आप प्रॉपरली जान जान के ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।